बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी। एलिजाबेथ और डार्सी के दरमियान में जो रिलेशनशिप था, जो कि नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय जेन ऑस्टन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में मैंने इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर, ये जो क्वेश्चन मैं लेती हूँ ये आपके ही कमेंट बॉक्स से लेती हूँ, जो आप कमेंट में मुझे मेंशन करते हैं कि मैम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करती हूँ कि वो ही क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँ। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है, जिसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ से नोट्स PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर मैंने डिस्कस करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी। जब भी आपके पास ये सवाल आएगा, आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और नॉवल से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो नॉवल है बेसिकली ये है ही मैरिज के बारे में। इसमें जो मेजर थीम है वो मैरिज ही है और कोर्टशिप है। कोर्टशिप पुराने ज़माने में मैरिज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि किसी को किसी से मंगनी करानी होती थी तो कह देते थे, या कोई किसी को डेट कर रहा होता था तो उसको कह देते थे कोर्टशिप करना चाह रहे हैं या दे आर इन अ रिलेशनशिप ऑफ कोर्टशिप। इसके अलावा इस नॉवल के अंदर मेजर थीम ही मैरिज है। जैसे ही नॉवल स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी दिखाई जाती है। इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट दिखाया जाता है हर्टफोर्डशायर, जिसके अंदर हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है एलिजाबेथ वो घूम फिर रही होती है। जैसे ही नॉवल स्टार्ट होता है, हमारी जो राइटर है जेन ऑस्टन वो इन लाइन से नॉवल स्टार्ट करती है कि इट इज़ ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, यानी कि ये सच हर जगह माना जाता है दैट अ सिंगल मैन इज इन अ पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ वाइफ, यानी कि जिस आदमी के पास पैसा हो वो एक बीवी भी तलाश कर रहा है। यहीं से पता लग जाता है कि नॉवल जो है जब स्टार्ट होने वाला है तो वो किस बारे में होगा। वो पैसे, स्टेटस सिंबल और रिलेशनशिप के बारे में होगा, मैरिज के बारे में होगा। फर्दर ये सोसाइटी की भी अक्कासी करता है कि किस तरीके से सोसाइटी उस वक्त वर्क कर रही है, यानी कि जिस आदमी के पास पैसा है उसको लड़कियां, या यूँ कहा जाए कि उनको बीवियां मयसर हैं। जेन ऑस्टन अपने इस नॉवल के अंदर रिलेशनशिप दिखाना चाहती हैं। वो फैमिली का रिलेशनशिप तो दिखाती ही दिखाती हैं, साथ में वो रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफ स्पाउसेस भी दिखा रही हैं, या फिर कोर्टमैनशिप का रिलेशनशिप भी दिखा रही हैं और 18th सेंचुरी को फोकस करते हुए दिखा रही हैं। फिर फर्दर वो जब नॉवल प्रोपोगेट करता है तो हमें पता लगता है कि वो एलिजाबेथ के लिए साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी कर रही हैं, यानी कि एलिजाबेथ क्या सोचती है उस वक्त की ख़वातीन, जैसे शार्लेट वो क्या सोचती है, जेन क्या सोचती है, और एट द सेम टाइम जो डार्सी है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, बिंगले जो सेकंड मेन लीड है, वो क्या सोचते हैं, यानी कि उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करा जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें, यानी कि सोशल एस्पेक्ट से, मनी के एस्पेक्ट से, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से वो दिखाना क्या चाहती हैं, वो मैरिज के बारे में दिखाना चाहती हैं कि मैरिज का जो फिनोमेना है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है उस टाइम पीरियड में। आज के टाइम पीरियड में भी वो ऐसे ही वर्क कर रहा है। नॉवल स्टार्ट होने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो एलिजाबेथ से स्टार्ट होता है। एलिजाबेथ बेनेट को दिखाया जाता है, उसकी लाइफ को दिखाया जाता है, उसके लोअर क्लास लेवल को दिखाया जाता है। सेम ऑपोजिट उसके मिस्टर डार्सी को दिखाया जाता है। मिस्टर डार्सी के वजह से हमें सोशल जो नॉर्म्स है, वहाँ की सोशल जो रैंक है, सोशल फैब्रिक जो है उसके बारे में समझ आता है और पता लगता है कि जेन ऑस्टन आगे क्या जिक्र करने वाली। डार्सी को स्पेशली फोकस करते हुए पता लगता है कि मेन किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड कहलाते हैं, सोसाइटी किस मेन को पसंद कर रही है और मेन क्या होना चाहिए, क्योंकि डार्सी एक आइडियल कैरेक्टर है तो कैसा मेन होना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड एलिजाबेथ के परस्पेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि आम औरतों से मुख्तलिफ है। आम औरतों से मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आपको प्राइड भी मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रेजुडिस भी मिलेगा, एंड शी इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ हर सेल्फ। वो अपने लाइफ के डिसीजन के लिए, वो अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। जबकि उस टाइम पीरियड पे और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका फोकस सिर्फ यही है कि किसी तरीके से लड़कियों का फ्यूचर सेव किया जाए, वेल्थ को सिक्योर किया जाए। लेकिन एलिजाबेथ का परस्पेक्टिव डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ तरीके से सोचती है, वो अकॉर्डिंग टू हर फीलिंग्स वर्क करती है। इंस्टेड ऑफ मनी, इंस्टेड ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के अलावा वो कोशिश करना चाहती है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। जब कहानी स्टार्ट होने लगती है तो एलिजाबेथ
को जितना डिटेल के अंदर जेन ऑस्टन दिखा सकती हैं वो दिखाती हैं, जो कि ऑपोजिट नज़र आ रही होती है डार्सी से। जैसे कि एलिजाबेथ जो है वो लॉफ्टी है, यानी कि वो घूमना फिरना और छोटे तबके में बैठना, छोटी चीज़ों से खुश हो जाना, छोटी सी दुनिया में रहना, फैमिली ओरिएंटेड और पैसों के पीछे ना जाना, पैसों को इतनी अहमियत ना देना, बुक्स को स्टडी करना और आइडियलिस्टिक व्यूज़ रखना, ये एलिजाबेथ की ट्रेड्स दिखाई जाती हैं। मिनिमलिस्टिक अप्रोच है उसकी। और डार्सी ऑन द अदर हैंड ग्रैंडेस्ट अप्रोच का मालिक है, क्योंकि कैथरीन जो उस टाइम की क्वीन है वो उसका भांजा भतीजा है। उसके अलावा उसके पास स्टेट ऑफ पिम्बरली है, उसके पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और वो अच्छा खासा पैसा कमाता है और उसके अंदर प्राउड नजर आता है वो लोगों से, क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, वो लोगों को स्माइल पास नहीं करना चाहता, वो मिनिमलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है, वो ग्रैंड है। तो ये दोनों कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज़ हैं जो साथ साथ चलेंगी और फिर आखिर में एक हो जाएंगी। जैसे ही नॉवल स्टार्ट होता है हमें पता लगता है कि एलिजाबेथ जब डार्सी से मिलती है बॉल के अंदर, तो एलिजाबेथ का जो पहला इम्प्रेशन होता है डार्सी का वो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्राउड है। क्यों प्राउड है? क्योंकि वो सुन लेती है डार्सी के लव्स, जिसमें वो कहता है कि शी इज़ टॉलरेबल, यानी कि उसे बर्दाश्त किया जा सकता है, बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। अब ये जब वो सुनती है तो उसे रियलाइज होता है कि जो डार्सी है वो इतना प्राउड है, उसके लिए नेगेटिव फीलिंग रखता है। सेम एलिजाबेथ के अंदर नेगेटिव अप्रोच डेवलप हो जाती है। उसका जो परसेप्शन है डार्सी के लिए वो ये आता है कि ये लोगों को पसंद नहीं करता, ये बहुत एरोगेंट है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी कि इसके पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड। और इस जो रिसर्च पेपर मैंने यूज़ किया उसमें इसको डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन डार्सी का परसेप्शन एलिजाबेथ के लिए डिफरेंट होता है। वो तो डार्सी एलिजाबेथ को देखते ही पसंद नहीं करता, क्योंकि बिंगले उसके पास आता है और कहता है कि मैं जेन के साथ डांस कर रहा हूँ तो तुम भी इसकी छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस कर लो। तो डार्सी कहता है कि शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, और एक ही खूबसूरत लड़की है इस बॉल के अंदर जिसके साथ तुम डांस कर रहे हो, यानी कि जेन उसको खूबसूरत लगती है और एलिजाबेथ उसको खूबसूरत नहीं लगती। ये इसका ना फर्स्ट परसेप्शन होता है एलिजाबेथ के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो एलिजाबेथ को जानने लगता है, जैसे जैसे उसको उसकी ट्रेड्स के बारे में पता लगता है, वो उससे मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगता है, और ये जेन ऑस्टन दिखाना चाहती है। ऑन द अदर हैंड एलिजाबेथ का पर्सपेक्टिव देखते हैं, जो कि डार्सी के लिए जब वो पार्टी में एंटर होता है। एलिजाबेथ के अंदर हमें खौफ भी नजर आता है डार्सी के लिए, क्योंकि वो एक ग्रैंडेस्ट पर्सनैलिटी के तौर पे आता है। जब वो आता है पार्टी रुक जाती है, सब उसको देख रहे होते हैं, सब उसकी बातें करने लग जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट पे करने लग जाते हैं। तो एलिजाबेथ उस तरफ अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे से देख रही होती है। लेकिन जब उसे अपने रिमार्क्स पता लगते हैं अपने बारे में, तो वो फौरन ही काउंटर अटैक में चली जाती है या डिफेंसिव मोड में चली जाती है कि मैंने तो इस बंदे से करना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, या इसको खरी खरी सुनानी है, और वो पार्टी में उसको खरी खरी सुना के भी जाती है। जैसे उनके दरमियान में जब डायलॉग होता है और डार्सी बता रहा होता है कि ये कितने फूलिश लोग हैं और ये इनको हैप्पीनेस के बारे में नहीं पता और सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं पता, तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, इन सबको पता है और ये सब बहुत खुश हैं। तो डार्सी पूछता है कि क्या है एक्सप्रेशन हैप्पीनेस का, खुशी का? तो वो कहती है कि डांसिंग जो है वो हैप्पीनेस या खुशी का एक्सप्रेशन है, क्योंकि डार्सी मना कर चुका होता है डांस के लिए पहले ही बिंगले को एलिजाबेथ के साथ। और एलिजाबेथ ये बात सुनने के बाद उसके मुंह पे मार के जाती है और मुस्कुराती हुई पार्टी से चली जाती है, और वो डाउटेड भी होती है। फिर कहानी आगे प्रोपोगेट करती है। डार्सी फर्दर एलिजाबेथ से कुछ इनकाउंटर्स में मिलता है, और जब उससे कुछ इनकाउंटर्स में मिलता है तो उसके बारे में परसेप्शन डेवलप कर रहा होता है कि किस तरह की लड़की है, और वो उसे पसंद कर रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट साइट में ही वो उसे पसंद आ जाती है, लेकिन ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर रहा होता है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो देर इसलिए हो चुकी होती है क्योंकि एलिजाबेथ का जो प्रेजुडिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है। एलिजाबेथ कई केस देख चुकी होती है, जैसे डार्सी जो है वो बिंगले को मना करता है कि एलिजाबेथ की बहन जेन से शादी न करो, और उसको ये बात पता लग जाती है विलियम के थ्रू। उसके बाद वेकम वेकम एक ऐसा करेक्टर आता है एलिजाबेथ की ज़िंदगी के अंदर जो डार्सी से पहले लाइफ में मिल चुका होता है और डार्सी की बहुत ज़्यादा बुराइयां करता है, और एलिजाबेथ का जो प्रेजुडिस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। किसके लिए स्ट्रांग हो जाता है? डार्सी के लिए हो जाता है। फिर बिंगले की जो सिस्टर है वो डार्सी के बारे में कुछ ऐसी बातें एलिजाबेथ से कहती है कि जिससे उसका परसेप्शन और स्ट्रांग हो जाता है। अब जब क्लाइमेक्स आता है नॉवल का और डार्सी प्रपोज करता है एलिजाबेथ को रोजिंग हॉल के अंदर, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है जब दोनों के शीशे टूट जाने होते हैं। डार्सी के जो प्राइड का शीशा वो टूट जाना होता है, और एलिजाबेथ जो अपने अंदर एक गलत फहमियों का अंबार लगाए बैठी होती है वो भी टूट जाना होता है, क्योंकि डार्सी उसे जब प्रपोज करता है तो एक लम्हे को वो चौंक जाती है कि मुझे लगा था कि हम लड़ने वाले हैं, लेकिन इसने तो मुझे प्रपोज कर दिया है। और डार्सी जो होता है वो हाँ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, या मे बी सोचूंगी एक्सपेक्ट कर रहा होता है। वो एलिजाबेथ के 10-15 सवाल उसको मिल जाते हैं जेन के बारे में, वेकम के बारे में, कि भाई आपने ये सब कुछ किया।
अब ये जो पॉइंट था ना, ये डार्सी के लिए टर्निंग पॉइंट था, अलार्मिंग पॉइंट था, जब उसको एलिजाबेथ अपनी पहुंच से और दस्तरस से दूर नजर आई होती है। और एलिजाबेथ के लिए भी ये एक हीट निकलना या एक आउटकम होना, एक कथारसिस होने का प्रोसेस था कि उसने अपना जो कुछ भी अपने दिमाग में चीज़ें बनाई हुई थी वो उसने उसके मुंह पे देके मार दी हैं। अब नेक्स्ट ये दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ जब मना करके चली जाती है तो डार्सी जो होता है वो ठंड से नहीं बैठता, बल्कि एक लेटर लिखता है। वो लेटर लिखता है और एलिजाबेथ को वो लेटर दे के आता है। वहाँ पे वो अपना टू करेक्टर, अपनी टू चैलेंजेस, अपनी लाइफ के बारे में, अपने ऑप्शंस के बारे में क्लैरिफिकेशन देता है कि वो समझता था कि जेन जो है वो बिंगले में इंटरेस्टेड नहीं है और बिंगले ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इस बारे में सोचेगा। इसके बाद वो फर्दर ये बताता है कि वेकम ने किस तरीके से उसके साथ फ्रॉड किया होता है। अगेन वो बताता है कि बिंगले की सिस्टम में वो कभी इंटरेस्टेड नहीं था, और अपनी विलिंगनेस एलिजाबेथ के लिए बताता है कि वो एलिजाबेथ को कैसे देखता है, और ये एलिजाबेथ के लिए आई ओपनिंग होता है। उसके बाद कुछ वक्त गुजर जाता है, ये लोग नहीं मिलते। एलिजाबेथ ट्रिप का एक विजिट करती है पिम्बरली को, और जब वो पिम्बरली विजिट करती है तब असल उसका प्राइड ख़त्म होता है। क्योंकि डार्सी के जितने भी नौकर हैं, डार्सी का ग्रैंड स्टाइल, उसका ग्रैंड पिम्बरली का महल, उसकी स्टेट देखने के बाद उसकी आंखें यूं कह लें कि खीरा हो जाती हैं, और उसे पता लगता है कि ये वाकई ही कितना अमीर, कितना बड़ा और कितनी चीज़ों को चलाने वाला आदमी है। इसीलिए शायद उसके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो गया है। फर्दर उसके जो नौकर होते हैं, उसके जो सर्वेंट्स होते हैं, वो उसकी काइंडनेस के बारे में, उसके जो लोग होते हैं उसकी अच्छी पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, जिससे एलिजाबेथ का और ज़्यादा ना रुझान उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद सेम केस में पिम्बरली के अंदर जब एलिजाबेथ आखिरी डे में विजिट कर रही होती है तो डार्सी से टकरा जाती है, और उसी दिन उसको पता लगता है कि लिडिया वेकम के साथ भाग गई है। और यहाँ पे वेकम भी गलत साबित हो जाता है कि वेकम लिडिया को लेके इसलिए भागा होता है क्योंकि उसे लगा होता है कि लिडिया को तो जायदाद मिलेगी नहीं, तो इसके बाप की जायदाद मुझे मिल जाएगी, जिससे जान छुड़वाता है डार्सी। डार्सी बीच में आता है, वेकम को भी सेट करता है, लिडिया की भी मैरिज को बचाता है, और ये बात एलिजाबेथ तक भी पहुंचती है, जिससे उसे पता लगता है कि कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान है और मेरे लिए कितना संजीदा है, कि मेरे कितने क्राइसिस के मूवमेंट के अंदर ये मेरे साथ खड़ा हुआ है। अब एलिजाबेथ जो है वो असल इंटीग्रिटी और ऑनर समझ रही है इस इंसान का, कि ये असल में इंसान इतना बोलता नहीं है, लेकिन ये बहुत काम का इंसान है। अगेन जब एंड हो रहा होता है नॉवल का, तो जो डार्सी है वो अगेन प्रपोज करता है, क्योंकि डार्सी की फीलिंग्स कभी भी चेंज नहीं हुई। डार्सी इनिशियली एलिजाबेथ से अट्रैक्टेड होता है, उसके बाद स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, एंड अगेन जब रिजेक्शन उसको मिलती है तो उसे पता लगता है आई हैव टू मेक अमेंड्स इन माई कैरेक्टर, आई हैव टू चेंज माई कैरेक्टर, और अपना कैरेक्टर चेंज करता है एंड अगेन उसको प्रपोज करता है। जो एलिजाबेथ है वो प्राइड का शिकार होती है, फिर फर्दर प्राइड का शिकार होती है, फिर फर्दर प्रिजुडिस बहुत ज़्यादा उसके अंदर होता है, और फिर एक रिजेक्शन देती है, आउटब्रस्ट होता है उसका इमोशन का। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का लेवल स्टार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग करने लगती है, एंड देन उसका जो प्राइड है और उसका जो प्रेजुडिस है वो ख़त्म हो जाता है, और वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और आखिर में होता भी यही है। ये जो प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है ना, ये ग्रेजुअल मेच्योरिटी, ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ बोथ करेक्टर दिखाता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से चीज़ें सडनली नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, आपको मेहनत पुट करनी पड़ती है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, सामने वाला बंदा थोड़ा सा चेंज होता है, तब कोई अंडरस्टैंडिंग या हार्मोनियस टोन पे दोनों मौजूद होते हैं और म्यूचुअल हैप्पीनेस को अचीव करते हैं। और आखिर में कंक्लूजन यही दिखाते हैं कि जो डार्सी और एलिजाबेथ हैं बेसिकली वो लॉन्ग लास्टिंग लव को शो करते हैं, क्योंकि उनका प्राइड और उनका प्रेजुडिस दोनों ख़त्म हो गया होता है, और फाइनली जो लव है उसने अपना वे ढूंढ लिया होता है। तमाम तर बुराइयां, मुश्किलात का सामना करने के बावजूद जो एलिजाबेथ और डार्सी है उनका रिलेशन का जो एक मेन थीम थी या मेन बॉन्ड ऑफ लव था वो स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रेजुअली होता है, और वो फर्दर मैरिज में तब्दील होता है, जो कि सोसाइटी हमारी जो जेन ऑस्टन ने चाहती थी 18वीं सेंचुरी की। ऑल्दो ये हकीकत नहीं थी और आज भी ये हकीकत नहीं है, लेकिन जेन ऑस्टन ऐसा चाहती थी। ये जो मैंने नोट्स इस्तेमाल किए हैं ये एलिजाबेथ एंड डार्सी रिलेशन इन जेन ऑस्टन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस एक जर्नल के अंदर पब्लिश होने वाला पेपर है, और आपको इस लिंक पे पूरा पेपर मिल जाएगा। और M.R. अदोकर ने इसको लिखा है 2018 के अंदर। ये इसका रेफरेंस है, आप देख सकते हैं, पूरा पेपर भी स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से आपको कोटेशंस भी मिल जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।